नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है यूपीपीएसआई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जिसका एग्ज़ाम है 14 और 15 मार्च को। ठीक है, इसका एग्ज़ाम है। तो इसी के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे मूल विधि का अध्यायवार सॉल्व पेपर्स, जो कि व्याख्या सहित हल है उनका, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे हम लोग देखते हैं, इससे सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है। इसमें सिलेबस में दिया हुआ है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधि प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण और सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, यह इसका सिलेबस है मूल विधि का। तो अब हम लोग इसके पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है, जिनका सॉल्यूशंस व्याख्या सहित है। अब हम इसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। पहला क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा के तहत मजिस्ट्रेट अर्थात दंडाधिकारी से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। इसमें सीआरपीसी की धारा पूछी जा रही है आपसे कि कौन सी होगी। इसका ऑप्शन ए है 190, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 170, ऑप्शन डी है 180। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 200। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। धारा 190 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हैं। धारा 170 के अंतर्गत मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिले तब मजिस्ट्रेट को मामला भेजना। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार किस सीआरपीसी के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है। ऑप्शन ए 91, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 100। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 100। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है। इस संबंध में सुसंगत प्रावधान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13(3) में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। अर्थात किस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए है धारा 125, ऑप्शन बी है धारा 313, ऑप्शन सी है धारा 437, ऑप्शन डी है धारा 133। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धारा 133। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 में उपद्रव को दूर करने के लिए सशर्त आदेश का प्रावधान किया गया है। इसके तहत क्या क्या प्रावधान है। पहला है, किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी मार्ग, नदी या चैनल से किसी भी गैर कानूनी बाधा या उपद्रव को हटाया जाना चाहिए जो जनता द्वारा कानूनी रूप से उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है, किसी भी व्यापार या व्यवसाय का संचालन या किसी भी सामान या माल को रखना समुदाय के स्वास्थ्य या शारीरिक आराम के लिए हानिकारक है और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित या विनियमित किया जाना चाहिए या ऐसे सामान या माल को हटा दिया जाना चाहिए या उसके रख रखाव को विनियमित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, तीसरा, किसी भी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का निपटान जिससे कि विन्यास या विस्फोट होने की संभावना हो को रोका जाना चाहिए। अर्थात किसी पदार्थ या फिर किसी भवन निर्माण या किसी अन्य चीज़ से विस्फोट होने की संभावना हो उसको भी रोका जाना चाहिए। चौथा है, कोई इमारत, तंबू या कोई पेड़ ऐसी स्थिति में है
जो उसके गिरने की संभावना है और इससे पड़ोस में रहने वाले या व्यवसाय करने वाले या वहाँ से गुजरने वाले व्यक्तियों को चोट लगती है और इसके परिणाम स्वरूप हटा दिया जाता है। ऐसे भवन की मरम्मत या पेड़ को हटाना या सहारा देना आवश्यक है। पांचवा बिंदु है, किसी ऐसे रास्ते या सार्वजनिक स्थान से लगे हुए किसी तालाब, कुएं या उत्खनन को इस तरह से घेरा जाना चाहिए जिससे जनता को होने वाले खतरे से बचा जा सके। अगला बिंदु है, किसी खतरनाक जानवर को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, सीमित कर दिया जाना चाहिए या निपटाया जाना चाहिए। ऐसा मजिस्ट्रेट एक सशर्त आदेश दे सकता है जिससे व्यक्ति को ऐसी बाधा या उपद्रव करने या ऐसा व्यापार या कब्जा करने की आवश्यकता हो। यह क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था, ये कि क्या मजिस्ट्रेट एक अपने आदेश से किसी जानवर को आदेश दे सकता है कि मारने का। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए 378, ऑप्शन बी 268, ऑप्शन सी 368, ऑप्शन डी 278। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 268। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 268 में सार्वजनिक उपद्रव अर्थात लोक न्यूसेंस के अपराध को परिभाषित किया गया है। धारा 290 के अंतर्गत लोक ल्यूमेंस के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 378 चोरी, धारा 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना, धारा 368 व्यभिचार या अपहरण के लिए व्यक्ति को जानबूझकर छिपाना या परिरोध में रखना। अगला क्वेश्चन है, डकैती। डकैती करना कहा जाता है जब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लूट संयुक्त रूप से कितने व्यक्तियों द्वारा की जाती है। ये तो एक वेब सीरीज में भी आया था। ऑप्शन ए 3 या अधिक, ऑप्शन बी 5 या अधिक, ऑप्शन सी 4 या अधिक, ऑप्शन डी 7 या अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 5 या अधिक। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में डकैती के अपराध को परिभाषित किया गया है जब 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं तब डकैती है, यह कहा जाता है। अर्थात यह डकैती होती है जब 5 या 5 से अधिक लोग लूट करते हैं तब। सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को कितने दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 5। सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को 5 दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दंड संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी एक सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन डी एक उच्च न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156(3) के अंतर्गत अन्वेषण का आदेश करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई है। धारा 156(3) निम्नवत है। धारा 190 के अंतर्गत सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की संभावनापूर्वक सूचना देता है, उसका है। ऑप्शन ए वित्तीय दायित्व, ऑप्शन बी आपराधिक दायित्व, ऑप्शन सी नागरिक दायित्व, ऑप्शन डी कोई दायित्व नहीं।
इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कोई दायित्व नहीं है। कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भाव पूर्वक सूचना देता है या उसके उत्तरदायित्व के अधीन नहीं है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 ए के तहत घरेलू हिंसा को आपराधिक कहा जाता है। पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिलाओं के साथ किसी भी तरह की क्रूरता करने पर 3 साल तक कैद या जुर्माना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, जानबूझकर दुर्व्यपदेशन, ऑप्शन बी, दूसरी डिग्री का अपराध, ऑप्शन सी, तीसरी डिग्री का अपराध, ऑप्शन डी, दुष्प्रेरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुष्प्रेरण। जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को दुष्प्रेरण कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 107 से 120 उकसाने की बात करता है। धारा 107 के अनुसार सामान्य तौर पर दुष्प्रेरण उकसाने का अर्थ आपराधिक इरादे को अंजाम देने के लिए उकसाना, मदद करना, प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, जो कोई भी से कम आयु के पुरुष को बहकाता है उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षकता में व्यपहरण की बात कहता है। जो कोई किसी अपर्याप्त वय को यदि नर हो तो 16 वर्ष की कम आयु वाले को, यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को, या किसी विकृतचित व्यक्ति मतलब जिसको कोई दिक्कत है, जैसे कहते हैं मेंटली डिसऑर्डर है, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसे अप्राप्त वय या विकृतचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक के संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की संपत्ति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्त वय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में व्यपहरण करता है या कहा जाता है। अगर आप बच्चों का जैसे नर है तो 16 और गर्ल्स का 18, यह मुझे समझ में नहीं आया भाई, एज तो एक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के किस सिद्धांत का एक प्रकार है? ऑप्शन ए, क्षतिपूर्ति, ऑप्शन बी, निवारणार्थ, ऑप्शन सी, निवारक, ऑप्शन डी, प्रतिकारात्मक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, क्षतिपूर्ति। पीड़ित प्रतिकर योजना आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के क्षतिपूर्ति सिद्धांत का एक प्रकार है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 375 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र सरकार के समन्वय से पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनके अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति पहुंचती है तथा उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है को प्रतिकार प्रदान करने के प्रयोजन के लिए निधि के लिए योजना तैयार करेगी। न्यायालय द्वारा प्रतिकार की सिफारिश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है, जो आईपीसी के तहत डकैती की सजा है। ऑप्शन ए, कितने सालों की सजा होगी आपको? ऑप्शन ए, 10 सालों तक के लिए साधारण कारावास, ऑप्शन बी, 14 साल तक के लिए साधारण कारावास। ऑप्शन सी, 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास, ऑप्शन डी,
10 सालों तक के लिए कठोर कारावास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 साल तक के लिए कठोर कारावास। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अनुसार जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक हो सकेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की धारा के तहत जारी किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी 124। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 125। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निम्न लोग भरण पोषण पाने के हकदार होते हैं, अर्थात पात्र होते हैं। पहला बिंदु है पत्नी जो अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है। और दूसरा बिंदु है धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का, चाहे विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। तीसरा बिंदु है धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्र नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान की शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। चौथा बिंदु पिता या माता जो भरण पोषण करने में असमर्थ है। धारा 123 में दिया गया है कि प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति से संबंधित है, धारा 123। और धारा 124 है बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति, और धारा 126 में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जब हम अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखते हैं कि सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। ऑप्शन ए यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है। ऑप्शन बी यदि विवाद में एक संयुक्त परिवार शामिल है। ऑप्शन सी यदि विवाद पारंपरिक अधिकारों से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक। पहला ऑप्शन क्या था? यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है, वहां दंड प्रक्रिया संहिता का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 145 में किया गया है। जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबंध ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे निर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय के समय हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथा तथ्य के बारे में अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा के तहत दी गई? ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 21, ऑप्शन डी धारा 32। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 21। लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में 12 प्रकार दी गई है। धारा 17 में सरकार के बारे में दिया गया है, धारा 24 में बेईमानी से संबंधित है और धारा 32 है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी के अनुसार एक ठग को काय का दंड दिया जाना चाहिए?
ऑप्शन ए फाइन अर्थात जुर्माने को, ऑप्शन बी 3 माह तक की कैद का, ऑप्शन सी आजीवन कारावास और जुर्माने का, ऑप्शन डी है 6 महीने तक की कैद। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो आजीवन कारावास तो होना नहीं चाहिए और 6 माह तक कैद ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा। मुझे तो लगता है ऑप्शन ए, चलो देखते हैं क्या दिया गया है। सॉरी सी, आजीवन कारावास, सॉरी आजीवन कारावास और जुर्माना। क्या बात है भाई किसी को ठगना मत। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 310 के अनुसार जो कोई अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यस्तता सहयुक्त रहता है वह ठग है। समझे भैया? धारा 311 के अनुसार जो कोई ठग होगा वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अच्छा, मुझे इसमें लग रहा कि आजीवन नहीं होगा, कुछ समय का कारावास हो सकता है, जैसे 3 महीने का हो गया या 6 महीने का हो सकता है, बस इसमें तो आजीवन दिया गया। और जुर्माना तो मुझे कंफर्म था, बट मैं सोचा सिंगल नहीं होगा। चलिए कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सिर या चेहरे की स्थायी विरूपता, ये तो एकदम गलत बात है भाई, ये तो गंभीर चोटों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी है नपुंसकीकरण, ये भी गंभीर चोट आता है। ऑप्शन सी गर्भपात कारित करना, ये में भी हो सकता है गंभीर चोट ना हो, देखते हैं। ऑप्शन डी है एक अस्थि की संधिच्युत अर्थात डिसलोकेशन ऑफ अ बोन, ये भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह गंभीर चोट में नहीं आता है। दिए गए विकल्प में गर्भपात कारित करना गंभीर चोट में शामिल नहीं है, जबकि सिर या चेहरे की स्थायी विरूपता, एक अस्थि की संधिच्युत एवं नपुंसकीकरण गंभीर चोट में शामिल है। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 निम्न में से किसमें घोर उपहति कहलाती है? और पहला बिंदु है पुंसत्वहरण, दूसरा बिंदु है दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि या स्थायी विच्छेद, दृष्टि का स्थायी विच्छेद, तीसरा बिंदु है दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, चौथा बिंदु है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, पांचवा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास, और छठा है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रपीकरण, सातवां है अस्थि या दांत का भाग विसंधान, और आठवां है कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अरे रुक जा भाई। हाँ, जो कोई भी सार्वजनिक स्थल पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार के साथ दंडित किया जा सकता है। फिर हमको इसमें बताना है कि दंड क्या हो सकता है। ऑप्शन ए 6 महीने तक की कैद, ऑप्शन बी 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना, ऑप्शन सी 3 महीने तक की कैद और जुर्माना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी की धारा 294 के अनुसार 3 महीने तक की कैद और जुर्माने दोनों के साथ दंडित करने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 171 बी, ऑप्शन बी धारा 268, ऑप्शन सी धारा 229 ए, ऑप्शन डी धारा 124 ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धारा 124 ए। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या
अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा या सकेगा, मतलब जुर्माना हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा या सकेगा, मतलब 3 वर्ष के कारावास प्लस जुर्माना हो सकता है, और जुर्माना या फिर जुर्माने में छूट भी दी जा सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। यह किस धारा के अनुसार है? ऑप्शन ए 154, ऑप्शन बी 134, ऑप्शन सी 174, ऑप्शन डी 164। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 154। सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी, और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर चाहे लिखित रूप से दी गई है या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी, अर्थात रिकॉर्ड रखा जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुमोदन के, ऑप्शन बी संज्ञान के, ऑप्शन सी बेईमानी के, ऑप्शन डी कला के। हमारे यहाँ तो इसको भाई बेईमानी ही कहा जाता है। आंसर इसका सी अर्थात बेईमानी। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय से संबंध में है? ऑप्शन है आपराधिक साजिश, ऑप्शन बी बहकाव, ऑप्शन सी सामान्य अपवाद, ऑप्शन डी दंड। इसका सही आंसर ऑप्शन डी दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड से संबंधित है। धारा 53 के अनुसार भारतीय अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे हैं, पहला है मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा है 1949 के अधिनियम संख्या 17 के धारा 2 द्वारा निरसित, मतलब ये हट गया। कारावास जो 2 भांत का हो सकता है, कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, और दूसरा है सादा, और 5वां बिंदु है संपत्ति का समहरण, और छठा है जुर्माना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी रूप पर आधारित है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी ब्रुनोई, ऑप्शन सी श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी तीनों देश, श्रीलंका, ब्रुनोई और सिंगापुर, श्रीलंका, ब्रुनोई। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूप संहिता का संशोधित संस्करण है। ब्रुनोई, सिंगापुर, श्रीलंका, वर्मा और मलेशिया के दंड संहिता लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन 24, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? पहला है ए, एक छड़ी से जड़ को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल का कारावास होगा। दूसरा है ए जड़ को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है,
ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। इसका बताओ इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन बी है केवल एक सही है, ऑप्शन सी है केवल दो सही है, ऑप्शन डी है एक और दो दोनों सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दो सही है। ए को जानबूझकर मारने के लिए सजा होगी और जो वाई को मार रहा उसके लिए भी सजा होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 71 का शीर्षक है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के दृष्टांत के अनुसार कथन 2 सही है, जबकि कथन 1 धारा 71 के दृष्टांत का के अनुसार गलत है। अतः उपरोक्त प्रश्न में केवल सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए आपराधिक न्याय संभंग, ऑप्शन बी शरारत, ऑप्शन सी जबरन वसूली, ऑप्शन डी छल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आपराधिक न्याय संभंग। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 409 आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है। जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वसन किया जाना है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश या कास ऐसे न्यास के निर्वसन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्ति या विवेचित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा सहन करता है, वह आपराधिक न्यासभंग करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए शरारत से, ऑप्शन बी आपराधिक विश्वासभंग से, ऑप्शन सी धोखाधड़ी से, ऑप्शन डी जबरन वसूली से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धोखाधड़ी से। अरे ये तो हम लोग सबको पता है ना, 420 कहते हैं 420 ही न करो, अर्थात धोखाधड़ी मत करो। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 छल से संबंधित है। धारा 415 के अनुसार जो कोई, पहला बिंदु है, किसी व्यक्ति को प्रवंचित करता है तथा दूसरा बिंदु है प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या यह संपत्ति दे दे कि कोई संपत्ति को रखे, या इस आशय से उत्प्रेरित करता है कि कोई ऐसा कार्य करे या करने का लोभ करे जिससे यदि इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता। अर्थात अगर उसको कोई किसी दूसरे ने प्रेशराइज न किया होता तो वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता। तीसरे बिंदु में यह दिया। अगला है जिस कार्य या लोभ से प्रवंचित व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति, संपत्ति नुकसान, अपहान कारित होती है या कारित होने की संभाव्य है, वह छल करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला है ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है। और इसका दूसरा गाना ये पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उसका मादक पदार्थ नशे में या ना समझकर कि उसके हाथों में क्या हो रहा है पी ने क्यों की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन बी केवल दो। ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों गलत है। ऑप्शन डी दोनों केवल एक सही। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अनुसार संपत्ति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहित कारित करने का आशय न हो, उसे न उसकी संभावना का ज्ञान हो, अपराध नहीं है। निष्कर्ष 1 में ए और बी की सहमति है, इसलिए यह अपराध नहीं होगा। ऑप्शन मत्तता में व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य निम्न प्रकृति का होने पर बचाव प्राप्त कर सकेगा। कार्य के विरुद्ध होने का ज्ञान नहीं होना चाहिए। दूसरा बिंदु है कार्य की प्रकृति का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। अतः इस शर्त की अनुपस्थिति में पी द्वारा किया गया कार्य अपराध होगा। समझे? पहले वाले में ए तो बच जाएगा, लेकिन दूसरे वाले में पी नहीं बचा क्योंकि उसने क्यू की हत्या कर दी नशे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? ऑप्शन ए धारा 57, ऑप्शन बी धारा 63, ऑप्शन सी धारा 51, ऑप्शन डी धारा 47। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा 57। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 57 में कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर में माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन बी है भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और बी दोनों, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, सॉरी ऑप्शन बी में है ए और बी दोनों नहीं, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है केवल बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, ऑप्शन बी हत्या का प्रयास, ऑप्शन सी अप्राकृतिक अपराध, ऑप्शन डी अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हत्या का प्रयास। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या के प्रयास से संबंधित है। यह धारा प्रायः उस स्थिति में लागू होती है जब अभियुक्त द्वारा किसी की हत्या करने के आशय से प्रयास किया गया था किंतु वह हत्या करने के प्रयास में सफल नहीं हो सका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला बिंदु है 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरा बिंदु है क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में आकर यह न जानते हुए कि उसके हाथों में क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है केवल एक, दूसरा है एक और दो दोनों, और तीसरा है केवल दो, और चौथा है एक और दो दोनों ही नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक और दो दोनों। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। अतः इससे यह स्पष्ट है कि ए ने कोई अपराध नहीं किया है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 85 के अनुसार ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो अपराधी नहीं है। अतः निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क। मामला द्विविवाह के अपराध, निजता के कानूनों और देश में समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। ये कौन सा केस था? ऑप्शन ए समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, दूसरा है ऑप्शन बी लिली थॉमस बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी सरला मुदगल बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995 द्विविवाह के अपराध, निजता के कानूनों और देश में समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। समथा बनाम आंध्र प्रदेश केस क्या है? यह अनुसूचित जनजाति का मामला है और लिली थॉमस बनाम भारत संघ है यह द्विविवाह धारा 494 आईपीसी का मामला है और श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का है साइबर अपराध से। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से अपराध के मूल तत्व हैं? पी इंसान द्वारा किए गए, क्यों आपराधिक इरादा, आर कोई अवैध कार्य या चाकू, एस किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। ऑप्शन ए है पी, क्यू, आर और एस सभी अपराध के मूलभूत तत्व हैं। ऑप्शन बी है केवल पी और क्यू, ऑप्शन सी है केवल पी, क्यू और एस, ऑप्शन डी है केवल पी और आर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पी, क्यू, आर सभी। अपराध के मूलभूत तत्व हैं पहला इंसान के द्वारा किए गए, ठीक है, आपराधिक इरादा, तीसरा है कोई अवैध कार्य या चाकू, चौथा है किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। एक अपराध के गठन के लिए उपयुक्त चारों तत्वों की पूर्ति होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7 वर्ष। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के विषय में। ऑप्शन ए सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध, ऑप्शन बी अप्राकृतिक अपराध, ऑप्शन सी हत्या का प्रयास, ऑप्शन डी खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अप्राकृतिक अपराध। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 प्राकृतिक विरुद्ध अपराध से संबंधित है। इसके अनुसार जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इंद्रिय भोग करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांत के कारावास की जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जा सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन है मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मुकदमे में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु
उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया, क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए गए। ऑप्शन ए शायरा बानो, ऑप्शन बी शबनम हाशमी, ऑप्शन सी शाह बानो, ऑप्शन डी आयशा बीबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह केस है शाह बानो का। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो के प्रकरण में शाह बानो के पति ने उन्हें तलाक दे दिया। तब उनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी थी। शाह बानो ने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के अंतर्गत अपने पति से भरण पोषण भत्ता दिए जाने की मांग की। न्यायालय ने शाह बानो के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन उनके पति ने इस फैसले के खिलाफ अपील की और अंततः यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। शाह बानो के पक्ष में आए न्यायालय के फैसले का भारी विरोध हुआ। अंततः सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में आकर मुस्लिम महिला पर तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। इस अधिनियम के जरिए शाह बानो के पक्ष में आया फैसला भी पलट दिया गया, लेकिन शाह बानो का नाम भारत के न्यायिक इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। शाह बानो ने यह वाद 23 अप्रैल 1985 में जीत लिया था। कितनी गलत बात है, पता नहीं। बताओ, फैसले पलटे जा रहे हैं कोर्ट के। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा वर्षों की अवधि का कारावास हो सकता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा 2 वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य के अपराध का दोषी होता है। ऑप्शन ए विद्रोह, ऑप्शन बी दंगे, ऑप्शन सी आतंक, ऑप्शन डी पीछा करने। इसमें इसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया, एस्ट्रिक लगा हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा लेने के अपराध का दोषी होगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। ऑप्शन ए धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा, ऑप्शन बी धारा 364A फिरौती के लिए विफरण। इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों के लिए, ऑप्शन बी केवल ए के लिए, ऑप्शन सी केवल बी के लिए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों के लिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना तथा धारा 364 फिरौती के लिए किडनैपिंग अर्थात व्यपहरण, दोनों पक्षों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 76 के विषय में। ऑप्शन ए हत्या करने का प्रयास, ऑप्शन बी बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध, ऑप्शन सी अप्राकृतिक अपराध, ऑप्शन डी खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376
बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध के विषय में प्रावधान करता है। आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। निम्न प्रकार से किए गए बलात्कार की श्रेणी में आएंगे। पहला, उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध। दूसरा, उस स्त्री की सम्मत के बिना। तीसरा, उस स्त्री की सम्मत से जब उसकी सम्मत उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है मृत्यु या उपहित के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है। चौथा है, उस स्त्री की सम्मत से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह स्त्री का पति नहीं है और स्त्री अपनी सम्मत इसलिए दी है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या स्वयं के विवाहित होने का विश्वास करती है। पांचवा, अगर स्त्री अपनी सम्मत विकृत चित्त या मत्तता या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिससे के बारे में वह सम्मति देती है प्राकृतिक और परिणामों को समझने में असमर्थ है। अगला है, अगर वह स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की है और अपनी सहमत देती है। सातवां, जब वह स्त्री सम्मत संसूचित करने में असमर्थ है। धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? ऑप्शन ए, धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि। हथियार जमा करना, लोग जमा करना इत्यादि। अगला बिंदु है बी, 194 ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दिया जाए। इसके ऑप्शंस दे सकते हैं। ऑप्शन ए सिर्फ ए, ऑप्शन बी ए और बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन सी सिर्फ बी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिर्फ बी। भारतीय दंड संहिता की धारा 194 के तहत यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दे दी जाए तो उस व्यक्ति को जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। जबकि धारा 122 में जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष आयुध या गोला बारूद संग्रह करेगा या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों से किसी भांत के कारावास की जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया है? ऑप्शन ए, विद्युत आक्षेपात्मक चिकित्सा, ऑप्शन बी, आत्महत्या के प्रयास का प्रावधान, ऑप्शन सी, स्टेरॉयड मांसपेशी शिथिलक और संज्ञाहरण का उपयोग, ऑप्शन डी, विक्षिप्त मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा अपराध। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्महत्या के प्रयास का अपराध। राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से अलग कर दिया। विधेयक में मानसिक रोगियों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और इस दौरान उनके अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में यह भी प्रावधान है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के तहत दंड नहीं दिया जाएगा, वरन पीड़ित व्यक्ति के मानसिक समस्याओं के उपचार व देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपए का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है?
ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 महीने के लिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो के बारे में उपबंध दिए गए हैं। इस धारा के अंतर्गत कारावास सादा होगा। धारा 67 उन अपराधों के लिए लागू होती है जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो। जुर्माना और सादा कारावास 50 रुपये तक 2 माह, 100 रुपये तक 4 माह, अन्य दशा में 6 माह। अतः 40 रुपये तक के जुर्माने की राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में राम को 2 माह तक के लिए सादा कारावास दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला, ऑप्शन डी श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की हत्या करना मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य AIR 1983 के बाद में धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया। इस वाद में धारा 303 के प्रावधान की वैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उक्त धारा के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 51 एवं अनुच्छेद 21 से विसंगत थे। एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला 1976-80 आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015-80 के मामले में आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया। पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005-80 का मामला आरक्षण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? ऑप्शन ए अध्याय 14, ऑप्शन बी अध्याय 24, देखो ये 10 कितने हो गए 20, ये 1 इससे 5 से माइनस होगा कितना हो गया 4, 24, अध्याय 26 और अध्याय 27, अध्याय 26। इसका सही आंसर देखते हैं ऑप्शन ए अध्याय 14। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 14 धारा 268, 294A लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन, जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे दंगा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को दंगा करना कहा जाएगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। दंगा करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 160 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? ऑप्शन ए धारा 97, ऑप्शन बी धारा 98, ऑप्शन सी धारा 100, ऑप्शन डी धारा 96। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा 97। राम श्याम को मारने का प्रयत्न करता है।
श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में होगा, क्योंकि धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देता है। धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित आदि हो। धारा 100 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला किया गया था कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। ऑप्शन ए यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी मुथु रामलिंगम बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी एब्रिशी बनाम राज्य दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ऑप्शन डी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुथु रामलिंगम बनाम भारत राज्य। मुथु रामलिंगम बनाम भारत राज्य 2016 उच्चतम न्यायालय के मामले में यह फैसला किया गया था कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। ऑप्शन ए लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन बी आपराधिक अत्याचार को रोकने में। ऑप्शन सी जंगम संपत्ति की रक्षा में। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य। आंसर है एक्सप्लेनेशन। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के निर्बंधों के अधीन रहते हुए शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। धारा 99 के अंतर्गत निम्नलिखित सीमाएं निर्बंध हैं। पहला, लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। दूसरा, लोक सेवक के निर्देश से किए गए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तीसरा है, जहां लोक प्राधिकारों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है वहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। और चौथा है, किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहनित क्षति से अधिक अपहनित करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार है। ऑप्शन ए शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा। दूसरा ऑप्शन है दूसरे की शरीर की प्रतिरक्षा। ऑप्शन सी है चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में उपबंध करती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी प्राइवेट दंड संहिता पढ़ा था प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए। तो 96 से 106 जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत अधिकार आता है। धारा 97 निम्न उपबंध करती है। पहला है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध न केवल अपने शरीर की बल्कि दूसरे अन्य व्यक्ति के शरीर की भी प्रतिरक्षा करें। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध चोरी लूट रिष्ट या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाले अपराध है या ऐसे अपराध का प्रयत्न कोशिश है जब न केवल अपने बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की प्रतिरक्षा करें। चलो इस वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे।